नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। साथियों, आज जो टॉपिक ले रहे हैं अपन फेज इक्विलिब्रिया से रिलेटेड ले रहे हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, कौन सी भी एग्ज़ाम हो, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। अभी जो एग्ज़ाम हुई थी, नेट का पेपर हुआ था 7 जून को, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बना था फेज इक्विलिब्रिया से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ईजी था, लेकिन जिसको आता है वो कुछ नहीं। अपने को वहाँ पर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी थी, स्वतंत्रता की कोटि बतानी थी कि भैया इस जगह कितनी कितनी स्वतंत्रता की कोटि है। 4 जगह से पूछ ली थी, एक ही डायग्राम में, एक ही फेज डायग्राम में से स्वतंत्रता की कोटि पूछ ली थी। तो आज ये अगर लेक्चर अगर आज का देख लोगे तो वो जो नेट का जो क्वेश्चन बना था 4 नंबर का सी पार्ट में, वो यहीं से बना था। तो चलो देखते हैं, आज का जो है डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं अपन वन कंपोनेंट सिस्टम की चर्चा करते हैं फेज इक्विलिब्रिया में। वन कंपोनेंट सिस्टम बोले तो एक घटक तंत्र। ये जो डायग्राम है ये एक घटक तंत्र के लिए है, वन कंपोनेंट सिस्टम है। मतलब आपका कंपोनेंट कितना है, यहाँ पर एक ही है। और कौन सा कंपोनेंट है आपके पास? H2O। H2O की बात कर रहे हैं। अब भाई साहब, आपके पास H2O जो है लिक्विड है, H2O सॉलिड है, और H2O वेपर फॉर्म में, 3 फॉर्म में है। तो प्रावस्था कितनी हो गई? 3। प्रावस्था कितनी हो गई? 3 हो गई। फेज कितने हो गए? 3। याद रखना, अवस्थाएं जो होती हैं, स्टेट्स होती है, वो 3 होती हैं। कितनी होती है? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन प्रावस्थाएं जो होती हैं, एक ही जो सिस्टम पढ़ेंगे उसमें दो दो प्रावस्थाएं भी हो सकती है। दो दो मिक्स है, दोनों सॉलिड है, दोनों सॉलिड उसके अंदर, तो एक की प्रावस्था अलग हो गई, एक की प्रावस्था अलग हो गई। क्योंकि प्रावस्था में क्या देखा जाता है? कंपोनेंट देखा जाता है, घटक देखा जाता है। ठीक है। कोई आपके पास लिक्विड ले रखा है, दो सॉलिड अलग अलग डाल रखे, तो उसके अंदर दोनों अलग अलग प्रावस्थाओं में हो गए, ये चीज़ हो जाएगी उसमें। वो चीज़ रहती है इसमें फेज में। तो यहाँ पर H2O की बात करेंगे तो H2O में से कितनी फेज है यहाँ पर? एक तो है भैया, कौन कौन सी फेज है? सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है, और ये वेपर फेज है। सॉलिड, लिक्विड, वेपर। ये जो है डायग्राम जो खींचा गया है, ये खींचा गया है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में साहब, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। अब साहब यहाँ पर जो ये कर्व जो दिख रहे हैं, सिर्फ आपको ये थोड़ा सा बहुत इजी है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं। एक बार समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, है ना। इसको कहते हैं त्रिक बिंदु, ट्रिपल बॉन्ड पॉइंट, जहाँ पर क्या होता है, तीनों प्रावस्थाओं का आकर समागम हो रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी है, सब आके यहाँ पर मिल रही हैं। ये संगम स्थल है भैया, है ना। ये संगम है, त्रिवेणी संगम हो रहा है यहाँ पर। तो साहब ध्यान से देखिएगा, इस कर्व को कह रहा हूँ मैं ओ ए कर्व। क्या कह रहा हूँ मैं इसको? ओ ए कर्व। एक समझ में आ गया, इसके बाद में अगला भी समझ में आ जाएगा, तीसरा भी समझ में आ जाएगा। ये है साहब ओ ए कर्व। साहब ये एरिया किसका है? लिक्विड का। किसका है? लिक्विड का। H2O लिक्विड है साहब इसमें, H2O लिक्विड। और ये कौन सा? H2O वेपर का एरिया है। तो ये जो कर्व दिखा रहा है कि यहाँ पर H2O लिक्विड और H2O वेपर, इनके बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम है। इनके बीच में क्या है? साम्यावस्था है। इस पर, इस पूरे पॉइंट पर किसके बीच साम्यावस्था है? H2O लिक्विड और H2O सॉलिड के बीच में साम्यावस्था है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? जी साहब। अगर मैं कहूँ कि ये वाला कर्व है, इस कर्व को कहेंगे अपन ओसी कर्व। ओसी कर्व क्या कहेंगे? ओसी। और ये किसके बीच में? H2O सॉलिड और H2O लिक्विड के बीच में यहाँ पर इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था है। साहब ये जो अगला कर्व बना रहा हूँ, ये वाला यहाँ पर किसके बीच साम्यावस्था है? ये एरिया किसका है? यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, ये एरिया है भाई साहब सॉलिड का एरिया है, ठोस का एरिया है। तो यहाँ पर H2O सॉलिड और H2O लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है। मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? अब साहब जब कोई लिक्विड किसी गैस में कन्वर्ट होता है, तो इधर तो पूरा वेपर वाला आ गया, तो इसको इसमें चेंज करना या इसको, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वेपोराइजेशन कर्व। याद रहेगा क्या कहेंगे साहब इसको? वेपोराइजेशन कर्व। वक्र ओ ए क्या है? वेपोराइजेशन कर्व।
वेपोराइजेशन कर्व भी कह सकते हैं इसको, या बॉइलिंग पॉइंट कर्व भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कर्व कह सकते हैं इसको। साहब इसमें जो है ओसी कर्व को क्या कहेंगे? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो साहब इसको कहूंगा मैं, क्या कहूंगा? मेल्टिंग पॉइंट कर्व। क्या कहूंगा इसको? मेल्टिंग पॉइंट कर्व। वक्र कर्व ओसी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। अब साहब आपके सामने यहां पर सॉलिड से कोई डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो यहां पर ये वाला ये ओ है तो कर्व ओ बी क्या है? इसको कहूंगा मैं सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व। यहां तक क्लियर हो गया? ये साहब अणिने कई केवे मेल्टिंग पॉइंट कर्व केवे ओसी ने, अणिने कई केवे है इने केवे वेपोराइजेशन कर्व केवे या बॉइलिंग पॉइंट कर्व केवे, इने कई केवे इने केवे सब्लिमेशन कर्व। तो ये तीनों कर्व यहां पर तीनों का समागम हो रहा है। यहां पर तीनों प्रावस्थाएं इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। सॉलिड, लिक्विड, वेपर, तीनों जो है यहां पर साम्यावस्था में। वो टेम्परेचर कौन सा है साहब? 0.0098 डिग्री। अब ये टेम्परेचर दे रखा, इस टेम्परेचर से इधर आपको सॉलिड ही मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस से, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपको वेपर ही मिलेगा। ये चीजें, लेकिन इसके अलावा भी आप जो है अलग अलग कंडीशन में, अगर यहाँ पे कोई प्रेशर है और इस जगह कोई प्रेशर और टेम्परेचर 760 mm प्रेशर रख रखा, उस प्रेशर पर इतना टेम्परेचर चाहिए उसको वेपोराइज होने के लिए वाटर को कि 100 डिग्री सेल्सियस वेपर। लेकिन साहब अपन जो है प्रेशर कम कर देंगे तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर भी कम चाहिएगा बॉइलिंग होने के लिए। तो ये अलग अलग कंडीशन देगी, इतने प्रेशर पर इतना टेम्परेचर चाहिए, इतने प्रेशर पर इतना टेम्परेचर चाहिए। साहब मेरी बात आपको समझ में आई? आपको ठीक है? और अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो यहां तक इस फेज में यहां तक भी रह सकता है। प्रेशर के अकॉर्डिंग चल रहा सारा सिस्टम। ये सभी सिस्टम जितना प्रेशर रखोगे उस कंडीशन में वो उसमें किस में रहेगा? सॉलिड में रहेगा या गैस में। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी प्रावस्था। क्लियर है? फेज, ये किस फेज में रहना है इसको। ठीक है। अब यहां से जो रिलेटेड यहां पे जो है इसको कहते हैं, अब इसमें जो निकाला जाता है स्वतंत्रता की कोटि, बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? क्या निकालते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जल तंत्र, इसको कहते हैं वाटर सिस्टम। ये वाटर सिस्टम का है, वाटर सिस्टम, है ना? या वाटर आइस सिस्टम का हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। वाटर आइस सिस्टम, वाटर आइस सिस्टम, वाटर आइस वेपर, वाटर आइस वेपर, सॉरी, वाटर आइस वेपर सिस्टम। ठीक है। एक घटक है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है इसके अंदर, H2O। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? ओके। अब वहां यहां पर जो है एक घटक तंत्र है यहां पर। अब मैं कहूं कि यहां पर इस पर कर्व OA पर स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? तो प्रावस्था नियम होता है। प्रावस्था नियम याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। F बराबर C माइनस पी प्लस 2, याद रहेगा। F बराबर C माइनस पी प्लस 2। F क्या है? यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C क्या है? कंपोनेंट है, और P क्या है? कौन सी फेज है, कितने फेज है यहाँ पर इस कर्व पर। अब माना कि हम आपसे कहें कि मुझे कर्व OA पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। कर्व OA पर आप साहब मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ। बताएंगे साहब। तो F बराबर कंपोनेंट कितना है साहब? मैंने कह दिया आपको कि कंपोनेंट एक ही है, H2 है। एक घटक तंत्र एक कंपोनेंट, दो घटक तंत्र दो कंपोनेंट, तीन घटक तंत्र तीन कंपोनेंट। मेरी बात समझ में आई? तो ये जल वाला एक घटक तंत्र है। ठीक है। तो यहां पर कंपोनेंट क्या लिखूंगा? एक ही है साहब। अब साहब मैं ये कहूं कि इस कंडीशन में कर्व OA पर, तो कर्व OA पर दो प्रावस्थाएं इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में, तो P की जगह क्या लिखूंगा? 2 + 2। तो साहब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास में आएगी 1। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आ गई हो तो बढ़िया बात है, कमेंट्स कीजिए। ठीक है।
आगे बढ़े। आपको कर्व ओसी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, कर्व ओसी पर, तो वही फार्मूला आपका एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। क्या कहूं साहब, एफ कितना है, कंपोनेंट एक ही है, प्रावस्थाएं कितनी, यहां पर दो है, लिक्विड और सॉलिड साम्यावस्था में, तो यहां पर टू और यहां पर प्लस टू, तो साहब यहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, एक। मेरी बात समझ में आ गई, आ गई साहब। चलिए, अगर मैं कहूं कि कर्व ओबी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो वही आपके पास एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। तो लिखे साहब कि यहां पर भी कंपोनेंट एक ही है, प्रावस्था कितनी है, दो है, ये और ये, ओके। और यहां पर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता की कोटि जो है, हिंदी में कहवा स्वतंत्रता की कोटि, तो कई आएगा एक। आई क्या समझ में। तो जो भी कर्व है यहां पर स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ रही है, एक। क्लियर है। अब आगे बढ़ा साहब, आगे यूं कह रहा है कि त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट ओ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए मुझे, ओ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए मुझे साहब। तो यहां पर तीन प्रावस्थाएं, एक दो न तीन, तीन प्रावस्था साम्य में है, इक्विलिब्रियम में है, तो एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। ठीक है। आणि ने ध्यान रखो, एग्जाम में बार बार पूछो जावे हो कि फेज रूल क्या है, प्रावस्था नियम क्या है, तो कहिए एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। या आगे पाचे करीने भी पूछी ले कि एफ प्लस पी या पी प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी, सी प्लस टू। ऐसे भी लिख लो, पी उधर जाएगा तो माइनस में लिखेंगे, ओके। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चला आगे बढ़ा साहब। तो अणी पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कतरी आएगा, एफ बराबर कंपोनेंट कितना है, एक ही है साहब, एक घटक तंत्र है, प्रावस्थाएं कितनी, तीन है, तो माइनस थ्री प्लस टू, तो जीरो आवेगा साहब, माइनस थ्री ने प्लस वन ने प्लस जीरो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कतरी आवेगा, जीरो आवेगा। यही तो क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। मेरी बात समझ में आई। अब अबार जो नेट का पेपर था अभी 4 जून को, उनमें कुछ क्वेश्चन जो है इस टाइप से कुछ बना था कि साहब यूं बना दियो, 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 ऐसे कुछ बना दिया साहब। और उन्हें जो है एक को पॉइंट अठे दे दियो ए, एक पॉइंट बी दे दियो अठे, एक पॉइंट सी अठने दे दियो, एक पॉइंट डी अठने दे दियो, इस टाइप से कुछ बनाया था क्वेश्चन। अब इनमें कहीं एक घटक तंत्र लिखा हुआ उसमें, यूनिक कंपोनेंट सिस्टम, तो इस सिस्टम में अपने पास एक ही घटक है, मतलब सी की जगह वैल्यू आपको एक ही रखनी है, ओके। अब आपके सामने जो है यहां पर ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए आपको बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पर एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू, फार्मूला ए की जगह कंपोनेंट कितना है, एक ही है, प्रावस्थाएं कितनी है, साम्यावस्था में यहां पर दो है, तो यहां पर माइनस दो प्लस दो, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू। तो इसका जो है कंपोनेंट एक ही है ना, पूरे में कंपोनेंट एक ही है, तो सिर्फ यहां पर देखना, तो यहां पे दो प्रावस्थाएं साम्य में हो सकती है इस जगह पर, इस कंडीशन में दो प्रावस्थाएं, तो यहां पर हो जाएगा साहब कंपोनेंट एक ही है और प्रावस्था दो है यहां पर प्लस टू, तो टोटल जो है यहां पर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर यहां पर कितना हो रहा, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी आ जाएगा, बी पर कितना आ जाएगा साहब, बी पर साहब इस टाइप से वो का भी फार्मूला, तो एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू, इस जगह तीन तीन प्रावस्थाएं साम्य में है, तो यहाँ पर एफ बराबर वन माइनस थ्री प्लस टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर अगला एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू, किसमें, बिंदु सी पर, तो दो प्रावस्थाएं साम्य में वो दिख रही है यहाँ पर अपने को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वन माइनस टू प्लस टू, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा। वापस यहाँ के लिए देख लो कि कितनी प्रावस्थाएं साम्य में है, तो वन माइनस
कितनी, 3 प्रावस्थाएं साम्य में, 1 2 3 बिंदु डी पर। तो क्या लिखूं यहाँ पर, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2। तो साहब क्या लिखें, कंपोनेंट यहाँ पर एक ही है और प्रावस्थाएं 3 साम्य में है, 1 2 3 4। ऐसी कंडीशन में 4 प्रावस्थाएं साम्य में हो गई, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 4 हो गई। तो 1 माइनस 4 प्लस 2, ठीक है, 1 माइनस 4 प्लस, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2, तो 1 माइनस 4 प्लस 2। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, प्रावस्था, ये 4 नहीं हो सकती एक साथ में, 4 नहीं होगी, ये इधर नहीं आएगा साहब, एक कंडीशन में 3 ही रहेगी साम्य में। तो यहाँ पर देखोगे आप 3 ही रहेगी एक कंडीशन में। तो यहाँ पर इसको देखते हैं बिंदु डी पर, बिंदु डी पर देखो, तो एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, कंपोनेंट तो एक ही है, प्रावस्थाएं कितनी, 1 2 3 प्रावस्थाएं होगी, तो 3 प्लस 2, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से कैसे भी क्वेश्चन बने आपका, आप जो है बता सकते हो कि इसमें जो है कौन सा क्या जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी। ओके, अब यहाँ पर क्लियर हो गई सारी चीज़ें, इसमें हो गई होगी सारी क्लियर चीज़ें। आपको एफ निकालना आ गया होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो गया, कौन कौन सा कर्व पे क्या क्या होगा। अब बात करूं कि इसमें जो एरिया कौन कौन से हैं साहब, साहब इसमें एरिया तो है, एक तो बी ओ सी एरिया, बी ओ सी एरिया, एक एरिया है सी ओ ए, एक एरिया है सी ओ ए, ये एरिया है, एक एरिया है ए ओ बी, ए ओ बी ये एरिया, ए ओ बी ये एरिया, कि साहब ये हमारा एरिया है, ये वेपोराइजेशन एरिया है, साहब ये हमारा एरिया है, ये लिक्विड का एरिया है, ये इधर एरिया हमारा आ गया भैया सॉलिड का, इधर घुस मत जाना, ये तो बॉर्डर है भैया, बॉर्डर पे तो दोनों के अंदर है साम्यावस्था, लेकिन बॉर्डर के जस्ट अंदर की साइड का वो एरिया। आई बात समझ में, एरिया की बात, यो एरियो वेपर को एरियो, यो लिक्विड को, यो सॉलिड को एरियो। तो ये एरिया है, 3 एरिया दे रखे। अब एरिया में भी आप जो है f बराबर सी माइनस पी प्लस 2 से निकाल के बताओ, f बराबर सी माइनस पी प्लस 2 से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के बताओ एरिया के लिए। तो मेरे हिसाब से एरिया के लिए जो है निकालो, कंपोनेंट कितना है, 1 है साहब, प्रावस्था एरिया सिर्फ एक ही है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं, तो एक ही एरिया है, एक ही प्रावस्था होगी, तो 1 माइनस 1 प्लस 2। तो ध्यान रखना जो भी एरिया है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2। एरिया बी ओ सी, सी ओ ए ओ बी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2। ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 0। कर्व पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, अभी बताई थी, 1। ठीक है, अब ऐसे ही इसके लिए भी 2 आएगी, वो का वही एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2, 1 माइनस 1 प्लस 2, 2। ई के लिए भी वही एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2, 1 माइनस 1 प्लस 2, 2। मेरी बात समझ में आई, ये है एरिया के लिए। तीनों की जगह आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आई गई हो, कर्व पर 1 होगी, कर्व पर 1 होगी, ट्रिपल पॉइंट पर 0 होगी, एरिया में 2 होगी, यही समझाना था इसमें। यहीं से क्वेश्चन बनता है, और कुछ ज़्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं है। 1 कंपोनेंट सिस्टम है, फेज इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आता है, ये आपके सिलेबस में है एमपी शिक्षक चयन परीक्षा में। चले आगे बढ़े, क्या हो गया इसको, तो ये वाटर सिस्टम आपको पूरा समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेम टू सेम, जैसे वाटर सिस्टम का आया वैसे कि वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रावस्था आ रहा है, CO2 का प्रावस्था डायग्राम है, जैसे अपनों ने इसमें बात करी थी वैसे कि वैसे ही है, और कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें जो है
इसमें जो है ये 56.4 डिग्री है, माइनस 56.4 डिग्री सेल्सियस पर है। क्या है, इतना इतना तो प्रेशर है, और इस टेम्परेचर पर इसकी तीनों जो है प्रावस्था है, फेज है, वो किस में, इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। इधर ये एरिया जो है साहब किसका एरिया है साहब, ये एरिया, इस एरिया में कौन निवास करता है, इस एरिया में ठोस CO2 निवास करता है साहब। इस एरिया में कौन निवास करता है, तो इस एरिया में साहब लिक्विड CO2 रहता है साहब। ये एरिया किसका है, तो आगे तो गैस ही गैस है, तो ये है साहब गैसियस CO2। ये वाला एरिया जो है वो गैसियस CO2 का है, ये वाला एरिया गैसियस CO2 को है। मेरी बात समझ में आ गई। अब आपको ये तो मालूम होगा कि ये और ये इसके भी यहाँ पर साम्यावस्था इक्विलिब्रिया किसके बीच में, लिक्विड CO2 और गैसियस CO2 के बीच में। यहाँ पर इक्विलिब्रियम किसके हैं, सॉलिड CO2 और लिक्विड CO2 के बीच में। यहाँ पर गैसीय CO2 और सॉलिड CO2 के बीच में। तो जब गैस और सॉलिड के बीच में आती है तो उस कर्व को क्या कहते हैं साहब, सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। क्लियर है साहब? हाँ साहब क्लियर है। ओके, और ये वाला सॉलिड से लिक्विड, इसको कहते हैं MP, चयन पक्ष परीक्षा, है ना, MP मेल्टिंग पॉइंट कर्व, मेल्टिंग पॉइंट कर्व कहते हैं, या फ्यूजन भी कह सकते हैं, जमता है तो लिक्विड से सॉलिड में। और अणी जगह सॉलिड थी गैस में, तो अणी कर्व ने कहीं कहवांगा सब्लिमेशन कर्व, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कर्व। आ गया समझ में? यो सब्लिमेशन कर्व है, यो अणी में कई हो रही हो, लिक्विड से गैस में, है ना, लिक्विड से गैस में, तो यो कई बॉइलिंग पॉइंट कर्व, MPBP सब्लिमेशन, या इसको वेपर प्रेशर कर्व भी कह सकते हैं। वेपर है, वेपर प्रेशर, गैस और लिक्विड के बीच में। साहब आपको अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी बता देते हैं कि आपको कर्व OA पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, तो वो का भी फार्मूला F बराबर C माइनस P प्लस 2। कंपोनेंट कितना है साहब आपके पास, एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ सिंगल कंपोनेंट है, कोई 2 कंपोनेंट नहीं है। 2 कंपोनेंट सिस्टम भी आते हैं इसमें। 1 माइनस प्रावस्था कितनी है, यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 2, तो साहब डिग्री ऑफ फ्रीडम कतरी वेवेगा, 1 वेवेगा। OA पर है जो कि जय OC पर वेगा, बाकी भाई OA पर वेवेगा। अब एरिया की बात करा तो एरिया जो है इनमें अलग अलग एरिया है। कौन कौन सा एरिया है, AOB एरिया है भाई साहब, CO या BOC, है ना, ये BOC एरिया है। एक तो एरिया इसके देखते हैं, नापते हैं एरिया। एक तो AOB की को एरियो ये गैस CO2 का। फिर वो एरियो कौन को एरियो है, BOC की को एरियो है ये सॉलिड CO2 को एरियो है। एक एरियो AOC किसका एरिया है साहब, ये लिक्विड CO2 का एरिया है। तो तीनों एरिया नाप लिए अपनों ने कि ये साहब इनके एरिया है, एरिया साहब। ओके, अबे अणा एरिया में अणा की स्वतंत्रता की कोटि की बात करा। स्वतंत्रता की कोटि बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एरिया के लिए। कौन सा एरिया की बोलो, किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है साहब, हमको AOB की निकालनी। AOB साहब, AOB की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दीजिए। तो AOB की एरिया के अंदर एक ही कंपोनेंट है और एक ही फेज है, ठीक है। तो एरिया के अंदर एक ही कंपोनेंट है, तो क्या लिखूं, F बराबर कंपोनेंट एक है, फेज कितनी है, एक ही है, कंपोनेंट एक ही है, फेज एक ही है, प्लस 2 है। तो जो एरिया के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 2। याद रहेगा। अब साहब ये तो हो गए एरिया में, जो भी एरिया के लिए। अब बात करें इसकी त्रिक बिंदु की, ट्रिपल पॉइंट की, जहां पर तीनों फेज इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो यहां पर त्रिक बिंदु के लिए F बराबर C माइनस P प्लस 2। F बराबर कहीं आवेगा, F बराबर C की जगह कहीं लिखाऊंगा, एक कंपोनेंट है, माइनस प्रावस्था कितनी, 1 2 3 है, 3 लिखूंगा, प्लस 2 लिखूंगा, तो कई भी जाएगा साहब बटे
-3 1 है ना, प्लस काट दूं, 0 लिख दूं, ठीक है साहब। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम -3 है, +1 है, +2 3 भेज रहा है तो 0 आवेगा। तो साहब ये CO2 का जो है प्रावस्था आरेख हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें 3 स्थायी कर्व हैं, AO 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 OB और OC है, जिन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिलेगी 1। इसमें 3 एरिया है, AOB, ठीक है, BOC और COA, जहाँ पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी साहब 2। इसमें एक त्रिक बिंदु है, एक ट्रिपल पॉइंट है, जहाँ पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी 0। ओके, तो ये चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। ये जो लेक्चर हैं आपको दोनों मैंने वन कंपोनेंट सिस्टम में दोनों चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सल्फर सिस्टम के बारे में। और एक घटक सिस्टम, एक घटक तंत्र है, ये जो बात करी अपनों ने, मोनो कंपोनेंट सिस्टम या वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम भी आता है इसमें। कहीं से भी क्वेश्चन बनो, कुछ नहीं आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ओके, तो जिन साथियों को पूरा MP शिक्षक चयन परीक्षा का कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, वो इंतज़ार ना करें, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। ओके, और ये जो है ना, सीखने का जो जज्बा रहना चाहिए अंदर कि हम सीखेंगे जीतेंगे, जो सीखेगा वो जीतेगा, बस लाइफ का यही फंडा है। आप कहीं पे बच्चों के सामने खड़े रह पाओगे जब आपने कुछ सीखा हुआ होगा, तो आप खड़े रह पाओगे, अदरवाइज़ नहीं खड़े रह सकते ज़्यादा टाइम तक। ये चीज़ें होती है। तो अच्छा है, अभी हो सकता है 40-50% वालों को भी मौका मिल जाए, और अगर उनको मौका मिल जाए तो इनको और प्रिपरेशन करनी है, और कंपटीशन बढ़ गया सबके लिए। क्योंकि लगभग जो है, अगर ऐसा हो गया तो 10,000 कैंडिडेट जो हैं इधर आ जाएंगे कंपटीशन में 100 सीटों पर। किसकी क्या परिस्थितियाँ बनती है वो बात की बात है, लेकिन बहुत जो परिणाम हैं वो अलग ही रहेंगे फिर सिलेक्शन के। कौन कहाँ पर चला जाए, कौन किस जगह पर बैठ जाए, क्योंकि अभी रेस चल रही है, फाइनल हुआ नहीं है। कई कैंडिडेट की इसमें हो सकता है कि पात्रता परीक्षा में अच्छे नंबर आए, लेकिन चयन परीक्षा में अच्छा गाइडेंस नहीं मिला हो, तो दिक्कत भी आ जाए कि हाँ, तैयारी अगर सिस्टमेटिक नहीं हुई, प्रॉपर सिस्टमेटिक तैयारी होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो पाई तो फिर हो सकता है कि जो पात्रता परीक्षा में ज़्यादा नंबर ला के बैठ गया, अरे मैं तो पूरा टॉपर हूँ। टॉपर क्या भैया, पीछे वाला जो बहुत कम नंबर वाला बाजी मार जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत करी, उसको मालूम है कि मेरी कमजोरी है, मेरे को सिलेक्शन लेना है, उसके अंदर डर है, तो वो जो है सिलेक्शन ले लेगा। ऐसा भी हो सकता है, कई कुछ चीज़ें जो है अनप्रिडिक्टेबल रहती है, वो चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और जिन साथियों को अभी मौका है, 60% तो कोर्स अपना हो चुका है, एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, और PDF नोट्स व्हाट्सएप के द्वारा भेजे जा रहे हैं। तीसरी बात है, जो टेस्ट हैं, टेस्ट की PDF भी अब चालू कर लेंगे, जस्ट बस 10 जून की बोल रखा है मैंने, तो 10 जून से मैं टेस्ट की PDF भी सेंड कर दूँगा। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, किस टाइप की क्वेश्चन बनेंगे उसका भी एनालिसिस हो जाएगा, तो थोड़ा तैयारी अच्छी से हो जाएगी। तो जिनको कोर्स लेना है वो कोर्स जो है डिस्क्रिप्शन में जाए, और मेरे मोबाइल नंबर मिलेंगे, मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। एप्लीकेशन की लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो अपना कोर्स परचेस कर सकते हो, ले सकते हो, और सिस्टमेटिक तैयारी कर सकते हो। कई साथियों की मेरी इतनी मिनिमम फ़ीस है, जो एक क्लास 11th के बच्चे या 10th के बच्चे से जो ट्यूशन की फ़ीस ली जाती है, या फिर एक कहूँ कि एक छोटे से फर्स्ट सेकंड के बच्चों को जो ट्यूशन फीस ली जाती है, 2-3 महीने की फ़ीस दी जाती है, उतनी सी फीस है ये। और इतनी फीस अगर पे नहीं कर पाए तो यार, MSc करके क्या किया फिर अपनों ने? हमने MSc किया है, उस डिग्री का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपने जो है MSc करने के बाद में जो है, क्यों ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं घर पे कोचिंग ली, क्यों नहीं मेहनत करी? करना थी मेहनत। हमें को अपने आप को इतना कैपेबल बनाना चाहिए कि जो फीस जो पे करते हैं वो बहुत छोटी लगनी चाहिए, कि यार इतनी सी फीस है, एक ही बार में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े, पे कर दिया भैया, सीखेंगे हम, ऐसा होना चाहिए। जब कोई MSc कैंडिडेट जो कहता है कि फ़ीस के बारे में जब डिस्कशन होती है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। हालांकि कोई हाउस वाइफ हो या बहुत प्रॉब्लम हो, पहले की कुछ दिक्कतें हो, वो बात अलग है, लेकिन ऐसी दिक्कतें नहीं होना चाहिए। उठो, जागो, मेहनत करो, जॉब ढूंढो, अच्छे से प्रिपरेशन करो,
समय है, अभी समय नहीं समय पे अभी मेहनत नहीं करोगे तो फिर कब करेंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कई स्कूलों में मतलब अपने आप की क्वालिटी बढ़ाओ और अपने आप को महंगा साबित करो। आप किसी स्कूल में जाते हो, अपने आप को ये साबित कर देते हैं प्राइवेट जॉब लेने के लिए कि मैं तो यार छोटे स्कूल में पढ़ा दूँ, बड़े स्कूल में तो डर लगता है, वहाँ पर बच्चे हाई फाई होंगे, वहाँ पर कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा, ये होता है ना। तो पैसे देंगे तो ये चीज़ें होती हैं, और सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए बच्चों को, और मेहनत करना पड़ती है, सेल्फ स्टडी करना पड़ती है, तब जाके उनके पास जाओ। ये चीज़ें हैं। और छोटे स्कूल में चले जाए वो, जाओ ना, मांगो ना उनसे पैसे। 5,000 दे रहे, नहीं मैं तो 10,000 20,000 से कम नहीं लूँगा। 50,000 1 लाख रुपए तक सैलरी दे रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, अच्छे है तो। स्कूल में 20,000 25,000 रुपये कमा रहे हैं, 50,000 कोचिंग पर भी कमा रहे हैं, सभी तरह के लोग मिलेंगे आपको। तो सीखो या 2-3 साल सीख लो, आपकी जीवन भर जो है इसका जो मुनाफा है ना, वो जीवन भर मिलेगा, और ये सत्य है, अटल सत्य है। ओके। तो ये दोनों सिस्टम कर लीजिएगा। और मैंने बाकी कोर्स के बारे में बता ही रखा है कि पूरा कोर्स एप्लीकेशन में मिलेगा, जहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से मैंने यूनिट वाइज जो है वीडियो को डिवाइड कर रखा है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।